नमस्कार, मैं सीमा गिल और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बताइए मंत्री जी। मंत्री जी को अक्सर आप राजनीतिक पार्टियों में बोलते हुए सुनते हैं, रैलियों में बोलते हुए सुनते हैं, टीवी रिपोर्ट्स में सुनते हैं और ज़्यादातर आप चुनाव के वक्त गली मोहल्लों में सुनते हैं। जनरली हम मंत्री जी को सुनते हैं और सिर्फ सुनते हैं, लेकिन उनसे सवाल नहीं करते। लेकिन आज हम आपके लिए सवाल करेंगे और वो हर सवाल करेंगे जो आपसे जुड़ा हुआ है। हम पूछेंगे मंत्री जी, आप जनता के बारे में क्या सोचते हैं, आपके पास क्या रोड मैप है, क्योंकि डेमोक्रेसी में जनता बहुत महत्वपूर्ण है, जनता के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये बात हम नहीं कहते कि जनता जनार्दन होती है, बल्कि हिंदुस्तान की राजनीति में एक महत्वपूर्ण कद रखने वाले स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी कहते थे। आइए जान तो इस खास कार्यक्रम में हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम जनता के बारे में जानें, क्योंकि जनता जनार्दन होती है। ये बात हम नहीं कहते थे, हिंदुस्तान की राजनीति में एक महत्वपूर्ण कद रखने वाले व्यक्ति स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी कहते थे, जिन्होंने हमेशा राजनीति को जनता के साथ जोड़े रखा ताउम्र। तो आइए मंत्री जी से जानने की कोशिश करते हैं कि मंत्री जी जनता के बारे में क्या सोचते हैं। आज हमारे साथ हैं देवीलाल जी के पुत्र और मनोहर सरकार पार्ट 2 में बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो जनता के बारे में क्या जानते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट उनके बारे में देखिए। भारत की राजनीति में कुछ ऐसे नाम हैं जिनकी उनके नाम से खास पहचान है। इन्हीं नामों में से एक नाम है हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का, जिन्हें लोग उनके नाम से जानते हैं। मनोहर सरकार में रणजीत चौटाला मंत्री पद की शपथ लेने वाले चौटाला परिवार के दूसरे सदस्य हैं। चौटाला परिवार से ताल्लुक रखने वाले रणजीत की रानिया में खासी पहचान है। वहीं हरियाणा की राजनीति में चौटाला परिवार का कितना बोलबाला है, कितनी अहमियत है, इस बात से हर कोई वाकिफ है। मनोहर सरकार में मौजूदा मंत्रिमंडल में अगर सबसे ज्यादा अनुभव रखने वाला कोई नेता है तो वो है रणजीत सिंह चौटाला। स्वभाव से सौम्य, सकारात्मक सोच के साथ राजनीति में अपने सियासी मंजिल को पाने वाले नेता हैं रणजीत चौटाला। चौधरी देवीलाल के संतान रणजीत चौटाला ओम प्रकाश चौटाला के छोटे भाई हैं। 1987 में अपने पिता चौधरी देवीलाल के शासनकाल में ये कृषि मंत्री रह चुके हैं। उस समय भले ही रणजीत सिंह चौटाला कृषि मंत्री थे, लेकिन इनका काम करने का तरीका हमेशा अलग रहा है। करीब 30 सालों तक सत्ता से दूर रहने के बाद भी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का साथ नहीं छोड़ा। रणजीत चौटाला ने जो सियासी गुण अपने पिता देवीलाल से सीखे, वो उनके राजनीतिक सफर में मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। चौधरी देवीलाल के तीसरे बेटे रणजीत सिंह चौटाला को 1989 तक हरियाणा में वो रुतबा हासिल था जो बाद में ओम प्रकाश चौटाला को हासिल हुआ, क्योंकि जब देवीलाल को उप प्रधानमंत्री बनने का न्योता मिला तो चौधरी देवीलाल ने सत्ता की चाबी ओम प्रकाश चौटाला को सौंप दी, जिसके चलते नाराज रणजीत चौटाला ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। 2 बार रानिया विधानसभा से शिकस्त के चलते कांग्रेस ने रणजीत चौटाला को 2019 विधानसभा का टिकट नहीं दिया, लेकिन रणजीत चौटाला ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। रणजीत चौटाला राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। फिलहाल वो मनोहर सरकार पार्ट 2 में कैबिनेट मंत्री के तौर पर बिजली और जेल विभाग की बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मंत्री जी का एक लंबा राजनीतिक अनुभव है। फिलहाल मंत्री जी मनोहर सरकार पार्ट 2 में बिजली और जेल विभाग को संभाल रहे हैं। जनता से जुड़े हुए तमाम हम सवाल उनसे करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों महकमे को कितना समझते हैं और वो जनता को कितना समझते हैं, उस महकमे से अपनी जनता के लिए क्या क्या उन्होंने अपनी पोटली में सजाए हुए हैं, क्या उनको देना चाहते हैं, क्या उनके पास रोड मैप है, क्योंकि जनता के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। उनसे हम वो सारे सवाल करेंगे जो जनता के लिए, जनता से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जनता जनार्दन होती है। ये बात हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज जिस व्यक्ति के साथ हम बैठे हैं उनके पास एक बड़ी विरासत है, एक ऐसी राजनीतिक विरासत जिसको देखकर हिंदुस्तान की राजनीति फली फूली है और उसने एक शेप ली है पिछले
कई दशकों तक। मंत्री जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले, इससे पहले कि हम मंत्री जी को जानें, उससे पहले हम रंजीत चौटाला जी को जान लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास जो मंत्री होते हैं, जो नेता होते हैं, उनको जनता उस तरीके से नहीं जानती जैसे वो एक्चुअली में है। हम जानने की कोशिश करते हैं। अगर एक सवाल में मैं आपसे कहूं कि रंजीत चौटाला जी क्या हैं, तो आप क्या कहेंगे? देखिए मैडम, मैं अपने आप को कहूँगा कि पूरी दुनिया में अगर हम डेमोक्रेसी देखें तो 30% एरिया होगा जहाँ डेमोक्रेसी है, बाकी तो जैसे मिडिल ईस्ट कंट्रीज में चले जाए है ही नहीं। जहाँ एक सिविलाइज सोसाइटी है, लोगों ने तय करा के गवर्नमेंट जो गवर्न करे वो कैसे होना चाहिए, इलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, उस सिस्टम को जो लोगों ने माना, उसमें हम एक सभ्य तरीके से, हमें लोगों ने एक जिम्मेदारी दी है कि हम 5 साल उन पे गवर्न करें और उसमें किस तरीके का परफॉर्म करें, इसी पे हमें करना चाहिए। हमारा अपना कुछ नहीं है, हमें बेस्ट वे में जो हम कर सकें हम करना चाहिए, लोगों को किसी को दिक्कत नहीं आए, एक बहुत अच्छी सरकार उन्हें दी जाए, इस करके एक कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए जिसमें डेमोक्रेटिक सेटअप में कहते हैं, जिसे अमेरिका की प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या इंग्लैंड की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उसका कुछ बीच का रास्ता निकाल के इस देश में हमारी सेंटर भी है, स्टेट भी, एक गवर्नमेंट बनी है। एक तरफ देवीलाल जी, आपके पास जब इतनी बड़ी विरासत हो तो उसको संभाल के रखना बहुत मुश्किल होता है, कैसे देखते हैं आप? क्या राजनीति को आप उस नजरिए से देख पा रहे हैं? क्या उस तरीके से एक बतौर मंत्री काम कर पा रहे हैं जैसे देवीलाल जी को आपने देखा है और उनको जिया है? मैडम, मैंने देखा है, उन्हें फादर की भी तरह देखा है और मैंने उन्हें एज कैबिनेट में, मैं उनके साथ मिनिस्ट्री भी रह के देखा हुआ 87 में। देखिए, ना तो वो वक्त है आज और ना ही वैसे नेता है, बहुत फर्क आ गया। 87 में अब में आप ये देखिए तो 35 साल का एक अंतर आ गया। हर 15 साल के बाद, 20 साल के बाद टोटल सब नज़रिया लोगों को बदल जाता है। वैसी राजनीति अब नहीं रही। तब कहीं कोई ना MLA बिकते थे, ना ये होता था, तब ये ऐसी चीज़ें नहीं थी। बहुत स्वच्छ, बहुत साफ, बहुत सादा जीवन लोगों का था। आज की राजनीति बहुत तड़क भड़क वाली होगी, लोग एक कॉर्पोरेट हाउस की तरह राजनीति में आ गए और पहले वाला वो जो आम लोगों से जुड़ा हुआ था मामला नहीं रहा। अब तो लीडर्स की हवा में बन जाते हैं। मोदी जी की वेव थी, बन गए। इंदिरा जी की वेव थी, उस वक्त लोग बन गए जब बांग्लादेश का पहले लीडर होते थे, अंदर से होते थे। तो अब थोड़ा बहुत फर्क आ गया। अब वो लोग नहीं है कि लोग मेहनत कर रहे हैं और अपना ग्राउंड, ऐसे हैं कुछ लोग, आप 15% लोग कहते हैं, वो ऐसे भी हैं आज जिनका अपना बेस है जो बनते हैं। बाकी जहाँ रीजनल पार्टी बन गई, हर जगह ही ऐसा है कि एक लीडर बन गया, उसके हिसाब से पीछे उसके वोट मिलते हैं, हवा बन जाती है। तमिलनाडु का करैक्टर देख लें आप, उद्धव ठाकरे को देख लें, इधर आप मुलायम सिंह जी, मायावती जी को देख लें, लालू को देख लें, पर जो है उसी में अब मिल के सबको चलना पड़ता है। उसमें भी अपने आप को बचा के जो आदमी ठीक परफॉर्म करे उसको करना चाहिए। आपने थोड़ा देवीलाल जी का पूछा, देखिए मेरे वो फादर है, इस करके मुझे तो इस बात का फख्र है। वो एक ऐसे आदमी थे जिन्हें हर आदमी ने एक्सेप्ट करा। मैं जॉइंट पंजाब में, मैं चंडीगढ़ स्टूडेंट रहा हूँ 63 से 67, मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन करी, तब जॉइंट पंजाब था। देवीलाल 62 में कांग्रेस छोड़ के बाहर निकले और 62 में कांग्रेस छोड़ के उन्होंने चुनाव के मौके पे टिकट दे दिया था। उन्होंने उस जगह से टिकट वापस कर दिया कि मैं यहाँ नहीं, वहाँ लड़ना चाहूँगा, अगर वहाँ टिकट देंगे लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा। और उसके बाद इंडिपेंडेंट जीते, पार्टी अपनी फॉर्म करी। ज्वाइंट पंजाब में अकाली बहुत बड़ी फोर्स थी, मास्टर तारा सिंह, संत फतेह सिंह, 1 नंबर की अपोजिशन वही हुआ करती थी। और देवीलाल ने 62 में कांग्रेस छोड़ के 62 में ही वॉज रिकग्नाइज लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑफ ज्वाइंट पंजाब विधानसभा, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल थे। देवीलाल का तब से बहुत बड़ा कद था। 62 में उनके 26 MLA थे 154 के हाउस में, और अकाली दल के 18 MLA थे, बीजेपी के 8 MLA होते थे। तो देवीलाल का तो तब से 2 बार चीफ मिनिस्टर, तीसरी बार भी बने 82 में, 77 में वो बने, 82 में मैंडेट उन्हें मिला, तपासी का एक रोल था जो पूरा देश देख रहा था। उसके बाद 87 में स्वीप कराया उन्होंने, जब भी 91 में जब उन्होंने ओम प्रकाश जी को सत्ता सौंप दी, तो उसके बाद फिर वो बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि देखिए जब ऐसा बात आती है कि जब देवीलाल जी से जब उनकी जो सेकंड पीढ़ी है उनकी तरफ जब स्थानांतरण हो रहा था पूरी सत्ता का, तो आप नाराज होके कांग्रेस की तरफ से, मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि जनता जानना चाहती है कि वो क्या कारण थे कि आपको। मैं आपको वही बताऊंगा जो था जी।
मेजोरिटी एमएलए मेरे साथ थे जी। दोनों भाइयों में एक फ़र्क था, लाइकिंग मेरे प्रति ज़्यादा थी, उनके प्रति नहीं। हालांकि सब फॉलोइंग तो चौधरी देवीलाल की थी जी। हमारे 67 एमएलए थे, जिसमें 43 एमएलए मेरे साथ थे जी। 14 उनके साथ थे। कुछ ऐसे थे जो केवल चौधरी देवीलाल के कहने से जाना था, जो ना मेरे साथ थे ना उनके साथ थे। चौ साहब दिल्ली जब लोकसभा चले गए तो उन्होंने तय करा कि ओम प्रकाश जी बड़े, मैं इन्हें बनाऊंगा। हालांकि सब में ये मैसेज था। मुझे मिनिस्टर भी जब बनाया तो मैंने कहा मैं नहीं बनना चाहूँगा, आपकी कैबिनेट में मैं बनूँ, अच्छा मुझे ही अच्छा नहीं लगेगा, लोग क्या कहेंगे। तो लोग इसे रिसीव नहीं करेंगे, अच्छे में नहीं लेंगे। वो कहने लगे कि नहीं, मैं जब दिल्ली चला जाऊंगा तो फिर तुम अगर एमएलए होगे तुझे कौन मानेगा। बनारसी दास गुप्ता डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जो वीरेंद्र सिंह वो पावर मिनिस्टर हैं, इरिगेशन पावर उन पर था, तो वो तो सीनियर हैं, कृपाराम पूनिया थे। तो तुम बनोगे तो मैं तुम्हें बना के चला जाऊंगा। तो मुझे भी ये लग गया, मैं गलत नहीं कह रहा, मैं इस बात पे मान गया। मैं कैबिनेट में था, ओम प्रकाश जी तो थे ही नहीं, हाउस में नहीं थे, टिकट ही मुझे दिया गया था। पर क्योंकि परिवार का फैसला था, वो बड़े थे, उन्हें बना दिया, मैंने उन्हें बड़े भाई का भी मान दिया और मैं उनकी कैबिनेट में था। पर जब महम भाई इलेक्शन आया तो ओम प्रकाश जी ने कुछ स्टेटमेंट दी, मैं उनकी कैबिनेट में था, कि कुछ काली भेड़ें हैं जिन्हें मैं बाद में देखूंगा। तो हम समझ रहे क्या है, मैंने चौ साहब से प्रोटेस्ट करा कि ये गलत है, इस तरीके का मैं नहीं कहे। अब हम आपके बेटे हैं, मैं आप करके उनकी कैबिनेट, तो कैबिनेट नहीं ज्वाइन कर रहा था। तो उसके बाद कहने मैं समझाऊंगा। ये जब महम भाई इलेक्शन हुआ, वहाँ चांदी वेंसी में गोलियां चल गई, 8 आदमी मारे गए। मैं आई लेड ए रिवोल्ट विद 6 मिनिस्टर्स। वी कैन नॉट से दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वेयर मास केयर बूथ कैप्टन रिव्यू हैव बीन डन, वी डू एसोसिएट। हम 6 लोग इस्तीफा दे गए। उसके बाद सरकार की थी, अरुण नेहरू, आरिफ मोहम्मद, अजीत सिंह, सेंट्रल गवर्नमेंट से उन्होंने रिजाइन कर दिया। और चौधरी देवीलाल को वीपी सिंह ने बुला के ये कहा कि देवीलाल जी ओम प्रकाश जी से कहे इस्तीफा दे दे, नहीं तो मॉरलिटी और एथिक की डिमांड करती है, मैं जाके राष्ट्रपति भवन इस्तीफा दे दूंगा। तो चौ साहब ने ओम प्रकाश जी को कह के इस्तीफा दे दिया। उसके बाद मुझे कोई रास्ता नहीं बचता था। चौधरी देवीलाल का बहुत बड़ा कद था, ओम प्रकाश जी के उस डोमिनेंस को मैं नहीं एक्सेप्ट कर रहा था, तो मुझे कोई रास्ता था ही नहीं। मेरे माधवराव सिंधिया से बहुत अच्छे रिश्ते थे, मैं कांग्रेस ज्वाइन कर गया। कांग्रेस में भी ऐसा था कि मैं चौधरी देवीलाल का बेटा था, जो अंदर लोग भजनलाल जी लिए बैठे, तब हुड्डा साहब तो कहीं थे नहीं, हुड्डा साहब तो 91 में आते हैं। बिल्कुल, ये शायद मैं ऐसा कह सकती हूँ कि देवीलाल जी, क्योंकि देवीलाल जी को जिन्होंने जो समझते हैं वो इस बात को समझ पा रहे होंगे कि वो उन्होंने इतने लीडर बनाए, चाहे आप शरद पवार जी की बात कर, शरद यादव जी की बात कर लीजिए, चाहे नीतीश कुमार की बात कर लीजिए, चाहे लालू यादव की बात कर लीजिए, चाहे मुलायम सिंह यादव, जो बड़े बड़े नेताओं के आप नाम लेंगे तो कहीं ना कहीं उनको आप देवीलाल जी के साथ खड़े हुए पाते हैं। लेकिन आप शायद वो विरासत ही इतनी बड़ी थी कि 2 बेटे जब सामने से आपस में एक दूसरे के सामने खड़े थे, तब भी वो एक खुलापन था, कहीं दबाव नहीं था, खुलापन था कि आप अपने अपने तरीके से डिसीजन ले पा रहे हैं। आप कांग्रेस जाके आपने ज्वाइन कर लिया, हालांकि बतौर पिता हो सकता है उनको दर्द हो, लेकिन एक राजनीतिक हैसियत के तौर पर आपको वो अपॉर्चुनिटी मिली कि आपने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। आपने देवीलाल जी का वो वक्त देखा। अब आप मनोहर सरकार में मंत्री हैं जी, और आप निर्दलीय विधायक हैं, 2 साल आप बिता चुके हैं इस सरकार में, पार्ट 2। बतौर मंत्री मैं जानना चाहती हूँ क्या देख पा रहे हैं, क्या कंफर्ट है? देखिए मैडम, ऐसा है, आपने प्रश्न कर लिया तो मैं 3 सरकारों में रहा हूँ जी। मैं चौधरी देवीलाल की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर था, फिर जब ओम प्रकाश जी को चीफ मिनिस्टर मान दिया, परिवार का फैसला किया, मैं उनकी सरकार में जब तक नहीं रहा। ये तीसरी सरकार है। चौधरी देवीलाल एक मास लीडर थे जी। उन्हें सरकार में मजा नहीं आता था, उन्हें संघर्ष करने में मजा आता था, वो चैलेंज एक्सेप्ट करते थे। मैं एक किस्सा बता रहा हूँ, वो सोनीपत से लोकसभा के मेंबर बने और उसके बाद में ये 80 में लोकसभा के मेंबर बने, 82 में विधानसभा के चुनाव आ गए। मेजोरिटी एमएलए उनके साथ थी, तपासी का एक रोल हो गया जो गलत था। उसके बाद उन्हें वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन सके, लीडर ऑफ द पोजीशन थे, तो उन्होंने विधानसभा में रह के काम करना ठीक समझा, लोकसभा से रिजाइन कर दिया, अपनी लोकसभा रिजाइन करी। और उसके बाद वहाँ जब बाई इलेक्शन आ गया तो चरण सिंह चौधरी देवीलाल में एक लीडरशिप का था कि हरियाणा में लीडर कौन है मार्क्सिस्ट का, ये स्थापित करने के लिए चौधरी देवीलाल दोबारा फिर लोकसभा का चुनाव लड़े।
अपनी सीट रिजाइन करी, उसी सीट से दोबारा चुनाव हार गए। पर जो चरण सिंह का कैंडिडेट किताब सिंह मलिक थे, उनकी जमानत जब्त हुई और जो देवीलाल केवल 11,000 वोटों से चोरी के क्रम से चुनाव हारे। पर उसके बाद ये तय हो गया कि हरियाणा का लीडर चो देवीलाल है, चो चरण सिंह नहीं है। जब 87 का चुनाव है तो चो चरण सिंह की वाइफ की लोकसभा में जमानत जब्त, सर छोटू राम जिनके वीरेंद्र सिंह है, उनकी भतीजी थी बसंत कौर, उसे एक ब्राह्मण परिवार हसनगढ़ प्योर जाटल का, उसमें 37,000 से है। चो देवीलाल ने स्वीप करा हरियाणा में 90 में से 85 सीट अकेले चो देवीलाल ने। तो चो देवीलाल जो थे उन्हें इस तरीके की बातों में ज़्यादा मजा आता था, चैलेंज करके उसे हराने में उन्हें ज़्यादा मजा आता था। गवर्नमेंट फंक्शनिंग में उनका इंटरेस्ट ही नहीं था। नंबर 2, मनोहर लाल जी का मैंने सरकार में देखा है, वो सब्जेक्ट को बहुत बढ़िया समझते हैं, चाहे हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग हो, चाहे कैबिनेट की मीटिंग हो। मैं भी कई बार ये देख के हैरान हूँ कि उन्हें ब्यूरोक्रेट्स भी बना नहीं सकते, ब्यूरोक्रेट्स को भी चेक कर देते हैं कि नहीं आप ये पढ़ के आओ। तो परफॉर्म करने में तो कोई मुकाबला ही नहीं है। हर बात को, हाँ, हर बात को देखिए, पब्लिक सपोर्ट जो देवीलाल की थी वो तो किसी की नहीं हो सकती, पर एज चीफ मिनिस्टर वो अपनी ड्यूटी में गवर्नमेंट फंक्शनिंग में कोई मुकाबला नहीं है। कारण क्या मानते हैं? क्योंकि आप मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे हैं। स्टडी में एक दिन मेरी उनसे बात हुई, क्या आरएसएस का बैकग्राउंड है, इसकी एक वजह है? क्योंकि जनरली ऐसा मानते हैं कि आरएसएस में रहने से क्या कि आपको डिसिप्लिन और लर्निंग का बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है। वो मुझे वो बता रहे थे मनोहर लाल जी से, जो मैंने एक दिन पूछा, वो कहने लगे कि मुझे कुछ दिन तमिलनाडु को अपना कपड़ा उपड़ा लेने के लिए गए, कोई स्ट्राइक हो गई, ट्रेन से आ नहीं सके, तो कहते हैं वहाँ मैं रहने का, मैं 2 महीने वहाँ रहा, तो क्या मैं तमिल सीख गया वहाँ रह के, मैं क्लासेज अटेंड करता था। उनका इंटरेस्ट ऐसा है कि वो हर सब्जेक्ट। लेकिन ऐसे जनरली आरोप लगते हैं जब सरकार की बात आती है, क्योंकि पिछली बार जो इशू हुआ उसके बाद किसान आंदोलन में भी कई बार की सीएम साहब हल्के पड़ जाते हैं हरियाणा जैसे स्टेट के लिए, क्योंकि यहाँ पे दबंग वाला जो एक टैग लगा हुआ हरियाणा के साथ, उसमें कहीं ना कहीं मनोहर लाल जी को जब देखते हैं तो लोग ऐसा कहते हैं। आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप उनके कैबिनेट में। उसके देखिए कई बार समय और परिस्थितियां आपकी भूमिका तय करती है जी। जो देवीलाल के वक्त, ओम प्रकाश जी के वक्त, भजन लाल जी के वक्त, बंसीलाल जी के वक्त ऐसे आंदोलन नहीं उठे थे। जाट आरक्षण उठा था, अब ये किसान आंदोलन उठा है। देखिए आंदोलन बहुत बड़ा उठ गया था। आपको याद है अन्ना हजारे का आंदोलन उठा, 16 दिन में देश हिला दिया था। कॉन्वेंट स्कूलों के बच्चे आपका कैंडल लेके सड़कों पे आ गए थे, और 16 दिन में सारा देश में ऐसा हो गया था, हर जगह जो अन्ना हजारे कहते हो गया था। और उसके बाद उसी अन्ना हजारे को जब वो दोबारा बॉम्बे जाके फास्ट पे बैठे, लोग उन्हें कोई मिलने नहीं है, उनकी दरी खाली पड़ रही, कोई लोग नहीं है। तो आज जो इतना बड़ा आंदोलन उठा है, ऐसे आंदोलन का जो 1 साल से चल रहा है, उसमें चीफ मिनिस्टर को कहीं न कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। वो लाठीचार्ज भी कर सकते हैं, पर वो पीसफुली सब रखना चाह रहे हैं। अगर एक दिन ये कर दो तो सब बंद हो जाए, पर वो किसान पे, कितने बड़े सेक्शन पे वो नहीं चाह रहे। उनका अपना पॉलिटिकली समझ है, मैं समझता हूँ बड़ा पेशेंस रखा हुआ। आप देवीलाल जी के टाइम पे कृषि मंत्री भी रहे हैं आप, और आपने देवीलाल जी को देखा है, जिया है, घर से लेके बाहर तक। क्या लगता है आपको, व्यक्तिगत तौर पर मैं जानना चाहती हूँ, मंत्री के तौर पर नहीं, कि जो किसान आंदोलन, क्योंकि आप किसान आंदोलन की बात हुई तो जानना बहुत ज़रूरी है, हरियाणा की राजनीति किसानों के बिना नहीं होती है, तो आपको कैसे लगता है कि क्या इस वक्त जो हालात हैं बॉर्डर पर, क्योंकि कल भी मुख्यमंत्री जी मिले थे, कोशिशें हो रही हैं कि इस आंदोलन को ख़त्म किया जाए, क्या लगता है कि किसान गलत हैं या अपनी जगह पे सही हैं, उनकी बात को समझ नहीं पा रही या टैकल नहीं हो पा रही सिचुएशनली? मैं समझता हूँ ठीक तरीके से दोनों तरफ से अप्रोच में ठीक नहीं है। किसान 11 बार मिले हैं, मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूँ। एक बार उनकी मीटिंग हुई, आपने भी देखी, हर आदमी देख रहा था, क्योंकि जब दिल्ली में भीड़ हो रही थी, जब ट्रैक्टर मार्च हो रहा था, तो सब लोगों को लग रहा था कि डिस्टर्ब होगा, ये ठीक होना चाहिए, हर आदमी ये चाह रहा था। और उस वक्त जब एक बार मीटिंग हुई, उसमें किसानों ने पहले ये था कि खाना वो अपना अलग खा रहे हैं, ये अपना अलग खा रहे हैं, साथ चाय खाने पे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। ज्ञान भवन में वो एक मीटिंग ऐसी थी कि जिसमें उन्होंने उनके साथ खाना खाया, दूसरा उनके साथ चाय पी, और जब बाहर आके चाहे वो काका बोले, चाहे वो टिकेत बोले, चाहे वो रजोवाल बोले, चाहे वो चडोनी बोले, हर आदमी ने मीडिया को, उनके 14-13 जो लीडर थे, सब ने ये कहा हमारी बहुत अच्छी सौहार्दपूर्ण वातावरण में मीटिंग हुई है, और हमारी 4 में से 2 डिमांड एक्सेप्ट कर रहे हैं, 2 पे थोड़ा थोड़ा लोगों ने, वो हमें लग रहा है ठीक है, हमें आज पूरी उम्मीद है, हमने खाना चाहे साथ करा है, हमें पूरी उम्मीद है कि ये ठीक हो जाएगा। मैडम उसके बाद अगली मीटिंग तो कॉल ही नहीं हुई, अगले दिन ही वो लोग बैठ के
ये कहने लगे कि नहीं हमने रिजेक्ट कर दिया, हम इसको नहीं मानेंगे। अभी उसके बाद कोई बात ही नहीं है। लेकिन मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं ना विज्ञान भवन की हर मीटिंग में मैंने स्टोरी कवर की है। वहाँ से जनरली कृषि मंत्री जी भी ऐसे बोलते थे कि हम कंडीशनल बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि सरकार भी अपने उससे एक कदम पीछे नहीं हटने के लिए तैयार है। कानून को लेकर के एमएसपी की बहुत बड़ा मुद्दा था कि मैं एमएसपी की बात बताऊं आपसे, एमएसपी का जिक्र करा। एमएसपी को अगर एक्ट में डालता है, पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी को इसी एरिया को मिल रही है। अगर पूरे हम, क्योंकि सबसे बड़ा धान का कटोरा यही एरिया है, बाकी नहीं होता। राजस्थान में कहीं कुछ नहीं हो रहा, महाराष्ट्र में कुछ नहीं है, मध्य प्रदेश में कुछ नहीं, आप जान रहे हैं इस बात को। नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है वो तो सारा ही यहाँ से एनजीओज पे चल रही हैं। बिल्कुल। जब ये सारा हो तो इन्होंने क्या करा कि सब्सिडी अगर पूरे देश को देते हैं तो आपका 17 लाख करोड़ रुपया आपका उसमें खाली सब्सिडी में अगर एक्ट में आप डालेंगे तो देना पड़ेगा। अगर पूरे देश की अर्थव्यवस्था देखें तो 27-28 लाख करोड़ है। आपका एजुकेशन कहाँ जाएगा, आपका हेल्थ कहाँ जाएगा, हर कंट्री डिफेंस में, क्योंकि आप चाइना एक तरफ बैठा है, एक तरफ पाकिस्तान, आपको 50% तो डिफेंस पे खर्च करना, पर डिफेंस कहाँ जाएगा, देश का सारे कुछ कोलैप्स हो जाएगा, सिस्टम ही नहीं रहेगा। तो ये पॉसिबल ही नहीं है मतलब है कि बजट को मेंटेन करना सरकार की सबसे बड़ी नहीं दे सकते। देखिए फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन है। आप घर में बच्चों की शादी करें, आप अपना खेत भी बेच दें, आप अपना घर भी बेच दें, अपनी दुकान भी बेच दें, तो फिर अगले बच्चों का क्या? बिल्कुल। लेकिन हम वापस अपने महकमे की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि आपके पास दो बहुत महत्वपूर्ण महकमे हैं, एक बिजली और दूसरा जेल। बिजली की मैं बात कर रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ हरियाणा से जो ताल्लुक रखता है उसको पता है कि किसानी के लिए बिजली कितनी जरूरी है। और दूसरा जेल, दोनों को किस तरीके से देख पा रहे हैं बतौर मंत्री? आपके कार्यकाल में क्या बदलाव कोई आप देख पा रहे हैं? बिजली मंत्रालय जो है वो सब मंत्रालयों में सबसे बड़ा मंत्रालय है। मैं यूं भी कहूँगा कि 98 नहीं, इसे 100% भी कहें तो हर आदमी इससे जुड़ा है, चाहे रिक्शा वाला है, चाहे झुग्गी वाला है, चाहे दिल्ली इनके फ्लाईओवर के नीचे लोग रह रहे हैं उन्हें भी बिजली की ज़रूरत है, चाहे कोई कितना बड़ा इंडस्ट्री है उससे भी चाहिए, हर घर में डोमेस्टिक कनेक्शन भी है। अब बिजली बहुत बड़ा चैलेंज था। पहले ये डिपार्टमेंट ही मुख्यमंत्री जी के पास रहा है पिछले 5 साल में, अब की सरकार में मुझे मिला। मेहनत तो उनके समय से माननीय मुख्यमंत्री जी के वक्त से कि उन्होंने मीटर बार लगाए। हमारा पहले 37% लॉस था और उसके बाद 31% लॉस था। 1% लॉस का मतलब कि आपके खाते से 300 करोड़ रुपया कम हो रहा है। 300 करोड़ रुपया हमारा रेवेन्यू जा रहा है 1% लॉस का। तो सीएम साहब ने जब करा तो मीटर बार लगाए, हमारे एक्शन एसडीओ की बड़ी हिम्मत थी, उनके ये करने से काफ़ी कंट्रोल हुआ। जगमग योजना उन्होंने शुरू करी। मैं इस बिजली की समस्या की आप बात कर रहे हैं, सबसे पहले सप्लाई की बात कर लेते हैं, क्योंकि जनरली ऐसे आरोप लगते रहे हैं। आप बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्री को भी बिजली चाहिए, किसान को भी बिजली चाहिए, लेकिन इंडस्ट्री के पास बिजली 22 घंटे 24 घंटे मिल जाती है, लेकिन गांव में जो खेत में जो किसान है, जो रात को पानी चलाता है, सिंचाई करता है, उसको बिजली नहीं मिलती है। ये जनरली आरोप लगते हैं सरकार पर। अभी भी जब हम आपके लिए R&D कर रहे थे तो जनता की तरफ से ये बातें उठ रही थी कि गाँव में बिजली नहीं है, जबकि खेतों में सिंचाई के लिए बिजली होनी चाहिए। आप इसको कैसे देखें? मैडम, जब आप हम बात करें तो बातें बहुत फेयर होनी चाहिए ना। जी जी। आज के दिन बाजार में पावर जो है 18 रुपए पर यूनिट मिल रही है, कोल नहीं आ रहा जी। बहुत बारिश होगी इस साल। पिछले सालों से आप ये समझो कि 18 साल में इतनी बारिश नहीं जो अब की हुई है। कभी अक्टूबर के महीने में बारिश नहीं होती हुई है। जो कोल माइंस है वो पानी से भरी पड़ी है, कोल बाहर नहीं निकाला जा रहा। थर्मल चल रहे हैं वो सारे रुक गए। हमारे कोल में, हमारे थर्मल में तो अभी भी कोल है, हम अगले 2-3 दिन संभाल रहे हैं, बाकी जगह तो कोल खत्म हो रहा है। ऐसे जब चैलेंजेस आते हैं, हम 18 रुपए यूनिट पावर ले रहे हैं, फार्मर्स को दे रहे हैं 10 पैसे यूनिट ट्यूबवेल पे। आप ये देखिए ये बिजनेस चलने का है क्या हो रहा है? ये मैं आपसे बता रहा हूँ, आप समझे ना सारी बात। हम गौशाला में दे रहे हैं 7 रुपए यूनिट से कम करके हमने 2 रुपए यूनिट कर दिया। हमने 37 पैसे यूनिट, कभी भी इतना बड़ा कंसेशन नहीं दिया, हमने दिया। हमारा, मैं तभी तो आपसे कह रहा था पूरी बात समझे। हम 3700 करोड़ रुपए घाटे में थे जब कांग्रेस से टेक ओवर करा। आज के दिन हम इस साल में 2000 करोड़ रुपए प्रॉफिट में जा रहे हैं। इन सब बातों के होते हुए, इतनी सस्ती बिजली देने के बाद भी हम 2000 करोड़ रुपए में हमारा डिपार्टमेंट प्रॉफिट में जा रहा है। मैं अभी आपको रिसेंटली एक बात बता रहा हूँ। अभी हमारी नॉर्दर्न इंडिया की मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस थी, पावर मिनिस्टर की। कुछ चीफ मिनिस्टर जुड़े हुए थे और हमारे ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर श्री R.K. सिंह जी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं वो चेयर कर रहे थे। मैं भी उस कॉन्फ्रेंस में BC पे जुड़ा हुआ था।
तो जब चर्चा आया तो मैंने जब एक्सप्लेन करा कि साहब हम 31 से हम 17 पे आ गए, पूरे देश में हम इंडस्ट्रियल हब हमारा सबसे बड़ा है, पूरे देश में जो जब पावर से ये सब काम होंगे, हम एक्सावेटर में हम 76% पूरे देश का हम अकेले मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हम आपका क्रेन जो है 52% कर रहे हैं, मोटरसाइकिल हम 60% कर रहे हैं, कार हम 51% कर रहे हैं और ट्रैक्टर्स का 47 पूरे देश के प्रोडक्ट में हमारा शेयर है। और हमारा रेवेन्यू जो है वो नहीं, ये लाइन लॉस है वो हमारा 14 पे आ गया और इस साल मैं इसे 12 पे ले जाके छोड़ूंगा, जो असंभव है। तो वो सारा हमारा जगमग योगदान में पूरे देश में हमारा 75% हमारा हरियाणा, हम आप ये समझिए कि आज के दिन हम 5400 गाँव में हमारे 24 घंटे बिजली चल रही है, 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। ये जगमग योजना की बात बार बार कर रहे हैं, हमारा गांव हमारे जगमग योजना में 75% सरकार एक तो कह रही है कि 75% हम कामयाब हो गए हैं, 25% बचे हुए हैं। एक तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये सिर्फ आंकड़ों में है या वाकई धरातल पे 75% ये है? सच्ची, मैं जो आपको जो शंका है वो मैं बता रहा हूँ। रोहतक, सोनीपत, आपका पलवल का भी कुछ इलाका है जी। कुछ पॉकेट्स हैं, जींद की पॉकेट हैं जहाँ लोग बिल नहीं, भिवानी का कुछ एरिया जहाँ बिल नहीं भरते, बिल नहीं भरते तो 12 महीने तो आप उन्हें कोई दुकान ऐसी तो नहीं चल सकती। 75% में आते हैं? नहीं, वो 75 में नहीं आते। अच्छा। वहाँ हम 16 घंटे देते हैं। अच्छा। जो 24 घंटे जिनके लाइन लॉस 60% से जो ज़्यादा बिल भरते हैं, लाइन लॉस हमारा कम है, वहाँ हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। तो कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ बिल्कुल लोग मिलिटेंट हैं, जब बिजली वाले जाते हैं तो वो इकट्ठे हो जाते हैं, बिजली नहीं, मीटर नहीं निकालने देंगे, ये करके हमें थोड़ा सा वहाँ पावर कट रखना पड़ता है। ये करके कि ताकि लोगों को, फिर मैं बिजली पंचायत भी कर रहा हूँ, मैं उन्हें ये कह रहा हूँ भाई मैं किसान का बेटा हूँ, मैं ट्रांसफार्मर्स लेके आऊँगा, मैं पोल लेके आऊँगा, मैं आपको जो केबल चाहिए वो मैं हर चीज़ आपको दूंगा, आप एक गुड पे मास्टर बनो। उसका असर भी हो रहा है, लोग बिल भरने लगे। ये जो लॉस जो 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 एक तो चोरी बहुत बड़ा इशू है, जहाँ पर भी ओपन वायर है वहाँ पर चोरी होती है जनरली, और जो चोरी करता है उसकी जगह खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है जो पे कर रहा है, क्योंकि उसको वो कट का कहीं ना कहीं उसको सर चार्ज जो लगाना उसमें जाता है, क्योंकि आपको तो अपनी बैलेंस शीट पूरी करनी है। आप जो बोल रहे हैं कि घाटे को आप लेके आए हैं प्रॉफिट में, तो ये प्रॉफिट कहीं से ना कहीं से तो आएगा निकल के। तो इस पे कहीं ना कहीं जो अभियान है एक ऐसा होना चाहिए कि जनता के बीच में जो जागरूकता है वो उस लेवल पे हो कि वो रिस्पॉन्सिबल बने, क्योंकि जनरली जब चोरी होती है तो लोग मिसयूज करते हैं। गांव वाली जो चोरी है ना, वो आप देख रहे हैं जितने झुग्गी झोपड़ी वाले हैं सबके तारे झुग्गी में रह रहे हैं, टीवी चल रहे हैं, उनके हीटर चल रहे हैं, खाना भी उस पर बन रहा है, कर रहे हैं चोरी हम उन पे। ये हम भी देख रहे हैं, जितनी कॉलोनीज के लोग हैं सब जगह खुली चोरी हो रही है, ये हम रोज देखते हैं, आप भी देख रहे हैं। यहाँ इतना मामला नहीं है। सबसे ज़्यादा जो आती है वो इंडस्ट्रीज में आती है, हैवी कंजम्पशन वहाँ है। 2-2 बल्ब जिसके जल रहे हैं उससे ज़्यादा हम चोरी का नहीं देखते। गांव में मैंने रेट बंद कर दिए। मैंने शुरू में बनते मैंने समझा कि पहले मगरमच्छों को पकड़ो। मैंने सबसे पहले थर्मल पानीपत पे रेड करा, मुझे इन्फॉर्मेशन थी, मैंने रैकिंग करी पूरा। जब मुझे इनपुट मिल गए, कन्फर्म हो गया कि वहाँ 5 SC, 3 चीफ इंजीनियर और 1 डायरेक्टर फाइनेंस, उनके यहाँ डायरेक्टली कनेक्शन जुड़े हुए हैं। मैं पर्सनली गया, रेड करा। रेड करने के बाद मैंने CM से पहले परमिशन ली, फिर CM साहब को मैंने फ़ोन पे बताया कि ये मैंने पकड़ लिए। तो कहते हैं ठीक है। उनको मैंने उन्हें केस दे दिया, उन्होंने 1 लाख रुपए जुर्माना करा। वो एक मैसेज था कि चोरी नहीं करने। इसके बाद मैंने अब तक 2 साइमल्टेनियसली रेड करे हैं, 2-2 दिन बराबर चले हैं, जिसमें 400 आदमी की टीमें बनी। उनमें 3,500 हज़ार आदमी थे। सुबह 4 बजे फैक्ट्रियों में चले गए, फैक्ट्रियों में जाके रेड करा तो हमने 21,000 जगह रेड करा, 6700 केस चोरी के पकड़े, जिसमें हमें 300 करोड़ रुपए रेवेन्यू 1 महीने में हमारा बढ़ा। अब हम कुछ ऐसे केसेज आए जिनमें एक फैक्ट्री का डिस्कनेक्ट हुआ है कनेक्शन। जब उसमें ये होता है कि नॉन पेमेंट ऑफ बिल में कनेक्शन कर दिया, तो जब तक आप पूरी पेमेंट नहीं जमा करेंगे अगला कनेक्शन नहीं ले सकते। उसी फैक्ट्री को SDO ने दूसरा कनेक्शन दे दिया, 4 करोड़ रुपया 70 लाख उस पर बकाया और उसे दूसरा कनेक्शन दे दिया जो चोरी से जा रहा है। अब ऐसे केसेस पकड़ेंगे तो बिजली अपने आप ही पूरा हो जाएगा, हमारा रेवेन्यू ठीक हो जाएगा। तो मैं बड़े केसेस, लेकिन आप बोल रहे हैं कि बड़े मगरमच्छ तो बाहर इंडस्ट्रियल एरियाज में और बाकी जगहों पे, गाँव में उतना नहीं होता। तो फिर जो मैं देख रही थी कि 50,000 किसान जो सिक्योरिटी जमा करा के बैठे हैं, उनको 2L के कनेक्शन चाहिए, नहीं मिल रहे, इंतजार में है। इतना लंबा इंतजार किस लिए? मैं आपसे बताऊं, बाहर जो प्रचार हो जाता है उसका कोई, देखिए प्रचार तो एक आदमी 10 बातों का कर दे, जवाब देने के लिए उसको तो आपको तैयारी करनी पड़ती है ना। देखिए ऐसा नहीं है। जब हमने लोगों से कहा कि भाई ट्यूबवेल कनेक्शन हम ओपन कर रहे हैं, आप अप्लाई करो,
84,000 लोगों ने फार्म भर दिए। 100 रुपए का एक फार्म है, लेके भर दिया कि मैं भी लेना चाह रहा हूँ। अब वो 100 रुपए का फार्म तो फार्म है ना, फार्म की फीस है, वो उसे ये नहीं कहते कि वो लाइन में है। फिर हमने कहा कि पैसे जमा कराओ जो लेना चाह रहे हैं सीरियसली। तो उस वक्त 30,000 रुपये हमने उसके डिपॉजिट रखा फीस के लिए। उस वक्त हम पे कोई 55,000 लोगों ने जमा कराए, जिनको फिर हमने कनेक्शन देने शुरू करे, जिसमें हम अगले महीने तक हम सबके कनेक्शन दे दिए। अगले महीने तक हो जाएंगे? अगले मतलब अगले ये 22/6 तक, 22/6 अगले साल तक, मैं 2022 तक, मतलब जून 2022 तक हम सारे कनेक्शन दे देंगे। उसमें मैडम दिक्कत ये आती है, देखिए, क्योंकि प्रैक्टिकल देखना चाहिए। हम किसी के खेत में पोल लेके जाएंगे, केबल्स लेके जाएंगे, ट्रांसफार्मर लेके जाएंगे, तो वो सीजन को आपको देखना नहीं, होता है कि उसके लिए फसल हमें खेत भी खाली चाहिए। अब खेत खाली कब होंगे? अब जब धान कट जाएगा, तो धान कटने के बाद आपका कॉटन निकल जाएगी, बाजरा कट जाएगा, तो फसल का हमें खाली खेत मिलेंगे। हमारी मशीनें जाएंगी, तब पोल लगाएंगे, ट्रांसफार्मर लगेंगे, केबल्स लगेंगी। अब जब ये लग जाएंगे तो हमें एक समय तो अब मिला, एक जब मिलेगा जब गेहूँ कटेंगे। लेकिन मैं, क्योंकि मैं हरियाणा से आती हूँ और गांव में कई बार ऐसा देखा है मैंने कि लोगों को अपनी छोटी छोटी सेटलमेंट के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। कई बार जाते हैं ऑफिस में लोग उस तरीके से एक्टिव नहीं होते। मैं एग्री करता हूं। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, क्योंकि एग्जीक्यूशन लेवल पे आप कह रहे हैं कि सीजनल हो जाएगा, मैं बिल्कुल। लेकिन जो गरीब आदमी जब काउंटर पे जाके खड़ा होता है, तो वहां पर आप कहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान भर में होना चाहिए। हम डेवलपमेंट को डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे तो डेवलपमेंट के मायने बेकार हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने लिए लड़ लेता है, लेकिन जो गांव में बैठा हुआ व्यक्ति है वो अपने लिए नहीं लड़ पाता। क्या उस सिस्टम आपके दिमाग में है कि ऐसी ट्रांसपेरेंसी आए कि उनको इमीडिएटली रिलीफ मिल जाए? कहीं कोई कंप्लेंट होती है या कनेक्शन के लिए उसकी अप्लाई होती है, तो वो कुछ का कोई टाइम फ्रेम सेट कर दिया जाए कि आपको इतने दिन में कुछ ऐसा? मैं आपकी बात को चैलेंज नहीं कर, आप जो पूछ रहे हैं ये लोगों के सवाल हैं और ठीक है, बहुत कुछ हद तक मैं भी मान रहा हूँ, ठीक है। होता क्या है कि लाइनमैन उसे रात को फोन करो कॉल नहीं लेगा, एसडीओ को फोन करो लाइन देगा, एक्शन के दफ्तर में जाएंगे कि आप एसडीओ से मिलो, एसडीओ के दफ्तर में जाएगा कहता है जेई के उससे मिलो, और जेई से जाएगा वो कहेगा मेरा काम थोड़ा ही है, लाइनमैन का काम है तो मुझसे मिलो। यहाँ तो माई कैसे, वो चाय पी रहा वो उसे दफ्तर से बाहर निकाल देता है। ये इस तरीके की बदतमीजियाँ भी होती है। मैंने इसके बाद कभी आज तक ये नहीं हुआ, मैं पहला मिनिस्टर हूँ जिसने एसडीओ लेवल पे मीटिंग ली है। नहीं तो डायरेक्टर से चीफ इंजीनियर तक मीटिंग करके एमडी तक मिनिस्टर चला जाता है। ऐसा बोलते हैं कि ऑफिस में बात करना मुश्किल है, मंत्री जी से बात करना आसान है। मेरे आपको मिला हो तो आप उठा लेते हैं, लेकिन ऑफिस में बात मेरे डायरेक्टली फोन आते हैं, लोगों के फोन आ रहे हैं सीधे किसान, रात के 11 बजे भी करता हूँ। मैंने एसडीओ की मीटिंग करी, मैं कहने का भी सुन लो मेरी बात, तुम सारे हो, तुम बॉर्न हो, ग्राउंड के आदमी तुम हो और तुम ठीक होके चल पड़ो। मैं आज तुम्हें एक हल्की सी वार्निंग दे रहा हूँ। मैं फ़ोन करूँगा, नंबर नोट कर लो मेरा, सार्वजनिक कर रखा है मैंने अपना नंबर उनमें। हाँ, मेरा नंबर ये है। मुझे रात को फ़ोन आ गए और मैंने देख लिया तुम्हें लोगों के फ़ोन आए और तुमने 3 कॉल पे, वो तो डिटेल निकल आएंगी, तुमने उनकी कॉल नहीं ली, तो मेरे फ़ोन को ये समझो कि वो रेड लाइन में तुम्हारा नाम आ जाएगा और उसके बाद सेकंड एक्शन सस्पेंशन होगा। मेरे में बहुत सुधार हुआ है, अब लोग सुनने लगे हैं। रात के 11 बजे, अब भी कई जगह, मैं रात की बात खेदर गांव में चली गई थी और मुझे 11 बजे फ़ोन आया, मैंने एसी को फ़ोन करा, फ़ोन एसी का मुझे कॉल आई, 10 मिनट में मुझे गाँव वाला फ़ोन आ गया, हमारा फ़ोन ठीक हो गया। बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि देखिए ये हम ये होना चाहिए कि क्योंकि मंत्री जी का डर भी होना चाहिए और जनता की आवाज मंत्री जी तक पहुंचनी चाहिए। उसी बात को कंप्लीट कर रहा हूं जी। हमारी फैमिली से बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो सकता। माफ करना, मैं अपनी बात इस तरीके से कहूँ, मुझे मैं अपने आप को छोटा महसूस करता हूँ। सुनो, किरण बेदी कमिश्नर बने ना पुलिस की, जब वो कहीं एसपी चले जाते थे तो थाने से दलाल निकल जाते थे, एसएचओ बिहेव करने लग जाते थे कि किरण बेदी आ गई, और उसे इस करके उसे मैगेसे अवार्ड मिला था और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एज एसपी भी, एज कमिश्नर भी, एज आईजी भी, उनका कोई मुकाबला नहीं था। अगर डीसीएसपी जिले पे 2 आदमी बढ़िया होना तो सब ठीक हो जाता है, किसी की हिम्मत ही नहीं कोई करप्शन का काम कर ले। तो एक मैसेज देना होता है, मेरा मैसेज ये है कि रणजीत सिंह सुनेगा नहीं, कंप्रोमाइज नहीं करेगा, एक डर है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मंत्री जी से हम यही उम्मीद करते हैं, जो जनता आपको देख रही है वो समझ सकती है। और जो अभी और इससे बड़ा ये है कि मुझे सीएम साहब का बहुत, मतलब मैंने जब भी कोई मामले पूछने गया कि मैं ये एक्शन कर रहा हूँ, तो मुझे कहने का कि रणजीत सिंह जी, मुझे आपके विवेक पे, आपकी कॉम्पिटेंसी पे पूरा भरोसा, आप जो चाहे करें, मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं। लेकिन एक और बात जब निकल के आई सामने, जो जनता की तरफ से आ रही है, वो ये है कि स्मार्ट मीटर आप लगाने की, जिसमें 10 लाख के आसपास मीटर, 20 लाख अभी और बाकी है।
एक तो मीटर पे ही सवाल उठ रहे हैं कि लोगों को लगता है कि जो नए मीटर हैं वो फास्ट हैं। आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? बहुत चर्चा है, लोग ये नहीं कहते फास्ट नहीं कहते, लोग कहते हैं जी नए मीटर जो है घोड़ों की तरह दौड़ते हैं। बोले जी बहुत तेज चलते हैं, हमें तो आहिस्ता चलने वाला मीटर दो। गांव में हमसे सवाल पूछते हैं, सभा में पूछने लग जाते हैं ऐसे सवाल। मैं कहने लगा मेरा मीटर भी देख लो, तुम्हारा घोड़े की तरह तो कोई नहीं दौड़ता होगा। नहीं मैं आपसे बताऊँ ना जी, नहीं मैं मेरा बिल 40,000 से कम नहीं आता, महीने का भरता हूँ जी, आता है बिल। तो जब आप अगर घर में 5-5, 6-6 एसी चलेंगे तो एक एसी 5,000-6,000 से कम नहीं चलेगा। मतलब 35 आ जाए, 40 आ जाए, इस रेंज में आता है बिल। तो मैं जो लोगों से कहता हूँ वो नहीं। अब जो हमारा स्मार्ट मीटर है ना जी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें मिले हैं। अभी हमें उन्होंने 10 लाख मीटर देने करे हैं, जिनमें 3 लाख मीटर ऑलरेडी हमने इंस्टॉल कर लिया। हमने पहले 5 स्टेशन दिए हैं, गुड़गांव लिया है, फरीदाबाद लिया है, पानीपत, करनाल और पंचकुला, इनमें हमने शुरू कर दिया। तो अभी 3 लाख ऑलरेडी हमने इंस्टॉल कर दिया। इसमें बड़ी ट्रांसपेरेंसी है, जिसमें किसी को कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सारा कुछ सामने। जब चाहो इसे ऑन ऑफ कर दो, घर से बाहर जाए तो बंद करके चले गए, आप जब चाहो इसमें अपना देख लो कितना बिल आ रहा है। जैसे हम इसका टेलीफोन के लिए, अपना मोबाइल के लिए पैसा जमा करवा देते हैं पहले, प्रीपेड है, आप वो भी इसमें आप कर दो। और हमारे भी हेड ऑफिस से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, कभी कोई आदमी जाके चेक कर ले। इस मीटर को मैं समझता हूँ लोग काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे। हम ला रहे हैं अभी 10 लाख मीटर ये लगेंगे, जब ये लग जाएंगे तो 20 लाख हम ऑर्डर करें। लेकिन एक और चैलेंज आपके सामने, जनरली आप देख रहे हैं कि पंजाब में चुनाव है और आम आदमी पार्टी की पावर वाले मामले में पावर की मैं बात कर रही हूँ। हैं वो मैं एक और मैं चाहती हूँ कि क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से जब बात हो रही है पंजाब की तरफ, तो उधर भी बोला जा रहा है कि हम 200 यूनिट फ्री देंगे। दिल्ली में ऑलरेडी है, साथ में आप पंजाब और दिल्ली के बीच में हरियाणा आता है। तो आपके ऊपर कोई किसी तरीके का, आपके दिमाग में कोई ऐसा ख्याल है कि जो जनता है उसके लिए कहीं पर कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ से आ जाए कि जो गरीब आदमी है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको कहीं कोई रियायत या कोई फ्री में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ से हो सकती है? देखिए मैडम, सारी चीज़ें देखी जाती है कि फाइनेंशियली इम्प्लीकेशंस क्या है, बिना समझ के। अंग्रेज़ों के इसी करके उनको लोग पसंद करते थे कि उनका जो था बड़ा प्लान्ड एक्सपेंडिचर था। 90% प्लान्ड एक्सपेंडिचर है। 10% होता है अचानक डिजास्टर हो जाए, कुछ अर्थक्वेक आ जाए या कुछ और हो जाए, तो उसके लिए आपको इमीडिएट फंडिंग करनी पड़ती है। हर चीज़ जितनी प्लान होगी, घर में भी प्लान बजट होगा तो आप कभी भी वो नहीं आएंगे। ये जो अशरफियाँ बनती है ना, केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं बिजली फ्री दूंगा, मैं एजुकेशन फ्री दूंगा, मैं हेल्थ फ्री दूंगा, आप चला ही नहीं सकते। आखिर आपको सब फंड तो करने ही पड़ेंगे ना। तो ये तो एक चुनावी नारे हैं जिससे लोगों को अच्छा लगता है कि कर्जे माफ़ हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। हमारे चौधरी साहब ने भी करा, कुछ लोगों के हुए। हाँ, तो मैं वही बताऊँ ना जी, तो ये करके आपको सभी बड़ी एक जिम्मेदारी से सारी बात, मैं इस हक में हूँ कि हमें कोई कच्ची बातें नहीं कहनी चाहिए, जो कर सकें वही करना चाहिए। मैं वो पावर वाली बात, दूसरी बात पावर वाली में थोड़ा कह रहा था, मैं नहीं कह रहा। डिस्कॉम कंपनी पूरे देश में 41 है। 41 में हमारी 2 कंपनीज हैं डिस्कॉम की, एक UH है, एक DH है। हम 15वें 16वें पायदान पे थे अब तक। अब हम चल के 5वें और 6ठे पायदान पे आ गए। 5वें का हम ये कहें कि गुजरात की 4 कंपनी A+ हैं, उसमें एक कंपनी हमारी A+ हमारी DH विवियन उसके साथ खड़ी हो गई। 4 के बराबर देखें तो हम 1 नंबर भी हैं, पर अगर उन 4 को ही 1st, 2nd, 3rd, 4th करें तो हम 5 पे आ गए। दूसरी हमारी UH विवियन है, वो हम नंबर 2 पे हैं। अभी नीति आयोग सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसे हम प्लानिंग कमीशन कहते हैं। हर स्टेट गवर्नमेंट जब NDC की मीटिंग होती है उसमें सभी चीफ मिनिस्टर जाते हैं, चीफ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन भी रहा हूँ, मिनिस्टर भी रहा हूँ। तो मैं 5 बार NDC की मीटिंग में गया हूँ। तो वहाँ हम अपना बजट बना के जाते हैं कि हम हरियाणा का, हमारा टोटल बजट जो हम खर्च करने जा रहे हैं, हमारा 1 लाख करोड़ रुपया है। हम इसी चीज़ पे ये कर रहे हैं, तो हमें 1 लाख करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। जो जितना लेके जाएगी NDC उसे उतना ही प्लानिंग कमीशन देता है। प्लानिंग कमीशन ने अभी, अब उसे नीति आयोग करने लगे, उन्होंने अभी कमेंट करा है कि पूरे देश में अगर हम देखें बड़ी स्टेट में सबसे फास्ट ग्रोइंग स्टेट है तो उसमें हरियाणा नंबर 2 पे आ रहा है। मैं ये समझता हूँ हमारे लिए अपने आप ये सबसे बड़ा, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है जो हमारे चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट कर रही है। मंत्री जी बड़ी बेबाकी के साथ अपने सभी सवालों के जवाब दे रहे हैं। सवाल अभी हमारे पास और भी हैं, लेकिन
बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। मैं शिवी, एक आर्किटेक्ट और दिल्ली गवर्नमेंट के एजुकेशन मेंटर भी। मैं जब मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ी थी, बहुत लोगों ने पूछा ऑफिस के साथ कैसे मैनेज करेगी, तो मैंने कहा चाय बनाते बनाते यहाँ 10 मिनट में मेरी चाय बनेगी और उतने में मैं एक बच्चे के एजुकेशन मेंटर बनके उसको अच्छे से गाइड कर सकती हूँ, उससे कंफ्यूजन्स दूर कर सकते हैं। 10 मिनट मैं अपने देश के आने वाले कल को दे सकती हूँ। हाय श्रीदी। हाय अभा। आर्किटेक्ट बनने के लिए मुझे 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए? हाँ, 10th के बाद देखो। दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए, नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं, पर अब इन बच्चों को बड़े भाई की जरूरत है, बड़ी बहन की जरूरत है, इन्हें आपकी जरूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे? बस रोज 10 मिनट एक बच्चे से आपको फोन पे बात करनी है, उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। आपके विधायक से सीधा सवाल, हथीन से विधायक प्रवीण डागर के साथ देखिए विधायक का रिपोर्ट का कल शाम 4:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। अब बच्चा बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा, अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत माँ का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। भारत माता की जय हिंद, जय हिंद। शहर जो कभी रुकता नहीं, न रुकती है खबरों की रफ्तार। मंत्री से संतरी, पहर दर पहर, हर वो खबर जिसका पड़ता है असर। मेरा शहर मेरी खबर, देखिए सिर्फ खबर फास्ट पर। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे, होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे, नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट, और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। जीत मिलती है ठोस इरादे से, बेजोड़ लगन से,
कड़ी मेहनत से, और जीत मिलती है सच्चे साथी के साथ से। जगत जीत, आपकी हर जीत का साथी। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। जीत मिलती है ठोस इरादे से, बेजोड़ लगन से, कड़ी मेहनत से, और जीत मिलती है सच्चे साथी के साथ से। जगत जीत, आपकी हर जीत का साथी। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। लगातार हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला जी जुड़े हुए हैं, हमारे सभी सवालों के जवाब दे रहे हैं। उनसे और भी कुछ बात करते हैं, क्योंकि वो जेल मंत्रालय भी संभाल रहे हैं हरियाणा का मंत्री जी। बिजली के साथ साथ जेल मंत्रालय अपने आप में महत्वपूर्ण मंत्रालय है। किस तरीके से देख रहे हैं अपने पूरे कार्यकाल को? देखिए मैडम, जेल मैं पहली बार एक मैंने लिया ना, मैं कभी जेल गया हूँ, ये भी आपसे बताऊँ तो मेरे लिए एकदम नई चीज़ थी जी। और मुझे यह है कि जब कोई चीज़ आप संभालो तो आपको पूरा, अगर उसका सब नॉलेज आपको है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। मैंने इसे बहुत स्टडी करा। देखिए, जेल का कॉन्सेप्ट सबसे पहले इंग्लैंड में ब्रिटिश लोगों ने शुरू करा, उससे पहले जेलें नहीं थी। और आज के दिन सबसे मॉडर्न जेल ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया से बढ़िया जेल कहीं नहीं है। हमारे यहाँ देखें तो तमिलनाडु में, महाराष्ट्र की जेलें बहुत अच्छी हैं, चंडीगढ़ की बुडेल जेल भी बहुत अच्छी है। मेरी ये कोशिश है कि हमारी जेलें औरों से भी मॉडल बने, और मैं इस कोशिश में हूँ कि मैं इसे बहुत सुधार करने जा रहा हूँ। शायद अगले 15 दिन में मैं अनाउंस करूँगा। अब हमारा बाई इलेक्शन आ गया, इसके बाद मैं आप ये समझिए कि नवंबर में अनाउंस करूँगा। बहुत रिफॉर्म्स लेके आ रहा हूँ। जो एक महकमा मिला, जैसे बिजली में मैं कर रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ जेल में भी लोगों को ये रणजीत सिंह बनाता जेल में ये करके गया, एक मैसेज जाना चाहिए। बिल्कुल, एक सकारात्मक। तो मैंने एक बहुत लोगों की कमेटी बनाई है जी, सीनियर ऑफिसर्स की, जिन्हें के जितने मैक्सिमम सुधार कर सके उसमें। तो उसमें हमें नंबर 1 पे हम एम्फेसाइज कर रहे हैं कि डाइट बहुत बढ़िया मिले। वो नहीं कि बाजार से ला रहे हैं, हर आदमी बीच में जुड़ा हुआ है, कोई कमीशन खा रहा है, उन्हें जो गंदी दालें, गंदा खाना जो नहीं मिल रहा वो दिया जाए। नहीं, 1 नंबर डाइट मिले कि कई हरियाणा की जेलों में खाना बहुत अच्छा है, ये होना चाहिए। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, जेलों में जाएं तो पंखा जो है लगा हुआ है, स्विच जो है उस पर तार नहीं जुड़ी हुई, रेगुलेटर नहीं चल रहा, और पंखा चल ही नहीं रहा। सुधारने में लगे। कहीं 4 पाई टूटी पड़ी है 6 महीने से कोई देख ही नहीं रहा। तो कहीं दरवाजा अंदर से टूटा हुआ है तो हवा आ रही है, खिड़की खुली है, शीशा टूटा है, कोई देख ही नहीं रहा। ये चीज़ें 3 दिन में ठीक होनी चाहिए, क्यों हो ऐसा? तो इस पे एक बीच में इनका सेंट्रल पॉइंट होता है, वहाँ से सब चीज़ों की जान। मैं जेलों में गया, मैं जिस भी जेल में जाता हूँ मैं उस बैरक में ज़रूर जाता हूँ जहाँ सबसे जो आपके हार्ड क्रिमिनल्स हैं। कोई इंसिडेंट आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? मैं यमुनानगर जेल में गया जी, तो जो क्रिमिनल्स हैं, मैंने यमुनानगर भी गया हूँ, मैं हिसार की दोनों जेलों में गया हूँ, मैं रोहतक की जेल में गया हूँ, मैं अम्बाला की जेल में गया हूँ, मैं सब जेलों में जा रहा हूँ। जब भी मुझे समय मिलता निकलता हूँ तो मैं जेल जरूर जाता हूँ और कहता हूँ मुझे दिखाओ, सब जाके देख के। जहाँ महिलाएं हैं उनको मैं देख रहा हूँ कैसे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं, सवाल पूछता हूँ उनके सामने। ऑफिसर को दूर करते तो बताओ, खुले बताओ क्या दिक्कत है, तो उससे लोग खुल के बताते हैं। देखिए जेलों में मैं अब इसे आप समझे, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस वो बता रहा हूँ। जेल में जो सुप्रीटेंडेंट जेल है वो डीसीपी वही है, एसपी भी वही है, और सेशन जज का रोल भी वो अपने आप को ये समझता है, हम लोग वो बादशाह समझता है अपने आप को। मैं उसकी ये कॉन्सेप्ट तोड़ना चाह रहा हूँ कि हम जेल का मतलब ये समझें कि वहाँ सजा की बात नहीं है, वहाँ लोगों में बदलाव है, लोग अच्छे आदमी बन के जाए। देखिए कई बार क्या होता है कि आदमी शराब पी के घर में आता है, घर आया वो उसे कोई गाड़ी से उतार के जाता है,
पूरा टीटी बना हुआ है वो। घर आके दरवाजा उसने नॉक करा। अब बीवी पहले बच्चों को देखेगी कि वो डिस्टर्ब नहीं हो, उसे सुलाएगी, फिर दरवाजा खोलेगी। वो गर्मी में आ रहा है, बहुत बोले जा रहे हैं, तुमने दरवाजा नहीं खोला, ये नहीं खोला। उसे ये ध्यान ही नहीं रहता कि हस्बैंड वाइफ है, तेरे बच्चे, ये क्योंकि उस वक्त शराब का उसमें रहते हैं। खाना आ रहा है, गर्म नहीं है, सब्जी फुल्का गर्म नहीं आया, थाली चला देगा, कुछ सामने बोली उस पर फिजिकली टॉर्चर पे भी आ जाएगा। धक्का दिया, दीवार से लगी, कहीं पोल से लगी, उसकी डेथ हो गई। लॉ में तो वो क्रिमिनल है, क्रिमिनल हो गया, उसे सजा हो गई। अंदर जाके दूसरे दिन वो रो रहा है, वो समझता है कि बड़ा गलत हो गया, बच्चों का क्या होगा, मतलब वो फिर महसूस करता है। तो हम जब वो उसे हम क्रिमिनल नहीं ले सकते, मर्डर तो जरूर हो गया, कानून की निगाह में तो यही है, पर उस आदमी को समझाना चाहिए, उसको ठीक करके भेजना चाहिए। तो हम चाह रहे हैं जैसे बहुत अच्छे कई जो संस्थाएं हैं उनसे अच्छे आदमी उन्हें विजिट करें, तरीके से उनसे शाम को संगीत का कोई प्रोग्राम रखा जाए, अच्छे जो लोग हैं म्यूजिक का उन्हें दिया जाए, उन्हें टीवी देखने की खुली दी जाए। जब महिलाएं हैं उन्हें शाम को बाहर ले जाने का करें, उनके साथ कुछ पुलिस वाले उन्हें साइड में एस्कॉर्ट करें और उन्हें घुमा के ले आए, तो थोड़ा सा एक वातावरण को बाहर का देखें, उन्हें देखें घर में बात करती है तो उन्हें थोड़ा सा हम टाइम बढ़ा रहे हैं। जैसे पहले 5 मिनट थे, अब हम 7 मिनट कर रहे हैं कि अगर एक माँ अपने बच्चों से बात करती है तो क्या दिक्कत है। तो ऐसे मैं इसमें बहुत सुधार कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं उसी जेल को हम बाइफरकेट कर रहे हैं कि उसमें क्रिमिनल तो 1% आदमी भी नहीं है, 99% तो नॉर्मल आदमी है। हाँ, हो गए। हमारा ये है कि उन्हें अच्छे आदमी बनाए जाएं, इससे बहुत तेजी से मैं लग रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप मंत्री जी। लगातार जो लीडर होता है वो मंत्री बाद में मंत्री बनता है, एक महकमे को संभालता है। तो जब आप लीडिंग पोजीशन में होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है। आपकी जो थॉट प्रोसेस है, आपकी जो विचारधारा, उस पर निर्भर करता है कि आप अपने जो समाज है उसको किधर डायरेक्शन लेके जाना चाहते हैं। ये सोच जो है, क्योंकि जेल में जो कैदी है वो ज़्यादातर, जैसा आप भी कह रहे हैं और हम भी मानते हैं, आंकड़े भी यही कहते हैं कि ज़्यादातर कैदी बाई चांस हो जाते हैं, क्योंकि वो क्राइम बाई चांस कर जाते हैं अनजाने में। तो जब अनजाने में हुआ क्राइम है तो उससे वो सिचुएशन खराब है, लेकिन वो आदमी खराब नहीं है, उसको वापस बाहर निकाल हालात में। लेकिन जनरली आप देखते हैं कि जेल में फिर भी बीच में बहुत ऐसी घटनाएं होती हैं। अभी भोंडसी वाली जेल में की घटना थी कि बीच में जो अंदर वार्डन है उनकी मिलीभगत के साथ जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं वो माहौल खराब कर देते हैं, मोबाइल पकड़े गए, नशा पकड़ा गया, उनको स्पेशल फैसिलिटी दी जाती है। आपके पास क्या कोई इस तरह के सामने आए हैं? क्योंकि भोंडसी वाला जो सामने आया था वो जैसे हमने इमीडिएट उसे कर दिया, उसको अरेस्ट कर दिया, अगले दिन हमने 2 दिन में उसे जेल कस्टडी में भेज दिया और उसका सारा उस पर केस ही चला दिया, सब रिकवर हुआ। देखिए मैडम, क्लास में जब बच्चे 30 एग्जाम देते हैं, आपने भी दिया, मैंने भी दिया है, विजिलेंट घूमता है, उसकी बच्चे वहाँ भी कॉपी करते हैं और जब उसकी पैरों की आवाज़ से समझ लेते हैं उसके बाद उस पेपर को है ना बीच में लाइन में फिर कर लेते हैं कि यहाँ आ गया, तो वो अपने तो आप कितना भी चेक करो, खैर ये नहीं कह सकते कि मैं 100% परफेक्ट हूँ, कहीं न कहीं तो कुछ होता है, एक्सेप्शन तो है, अब भी चोरियाँ हैं। हमारी जेलों में इतना है कि ये नहीं हो रहा, जैसे मैं किसी स्ट्रीट का नाम नहीं दूंगा, लोग सुरंग खोद के बाहर निकल जाते हैं, लोग छतों पे दीवार के ऊपर से फांद के निकल जाते हैं, बाहर निकल के शूटिंग सामने करके भाग के कैदी छूट के चले जाते हैं, रास्ते में एक वैन से छुड़ा के अटैक करके निकल जाते हैं। हमारी जेलों में ऐसा नहीं हुआ। एक शिवाई अभी रिवाड़ी में कुछ हमारे थे, वो भी जो हमने जो थे ना जो कोविड केसेस थे उनको भेजा हुआ था, उनसे ये उम्मीद नहीं थी वो ये करके जाए, उन्होंने जेल काट के, एक जेल में हमारे ये हुआ है, नहीं कभी भी ऐसा नहीं हुआ। पर ये नशे की ये जेलों में आम है, वो स्टूडेंट जेल या मैनेजमेंट उन लोगों की कमी है जो ये कर रहे हैं, पर अब हम उसे बहुत सुधारने में लगे हैं, बहुत तेज़ी से लगे हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता मैं एकदम सब कुछ कर लूँगा, पर आप ये समझें कि 1 साल में आप ये समझेंगे कि हरियाणा की जेलें सबसे बेहतर कर रही है। इस वक्त जब आप देख रहे हैं, आप देवीलाल जी की बात करते हैं और दूसरी तरफ अभी 21वीं सदी में जो राजनीति को आप देख रहे हैं बदलाव की तरफ है, बतौर मंत्री कैसे देखते हैं कि एक मंत्री के तौर पर आप कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं तो वो कितना मुश्किल है और कितना आसान है एक मंत्री के तौर पर, मैं जानना चाहती हूँ। देखिए मैडम, ऐसा नहीं है, मैंने जब टेक ओवर करा मैंने सबको एड्रेस करा और मैंने ये बता दिया कि मैं पहले, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया कि मैं एक्साइज एंड टैक्सेशन मिनिस्टर था पिछली गवर्नमेंट में देवीलाल की,
मैंने DTC ETC को बुला लिया, सारे DTC बुला लिया। मैंने सब में पूछा कि भाई मुझे ये बताइए कि जो रिकवरी है वो तो सब सामने, एक एरियाज रिकवरी होती है कि जो पहले का पेंडिंग जो था वो पैसा किसने कितना कितना इकट्ठा, मैं कहने का मुझे वो एरियाज रिकवरी बताई। 2 जो थे DTC उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। मैं कहने का इन्हें जो सबसे बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है वो दे दो, वहीं उनको DTC के वहीं सबके सामने ऑर्डर्स दे दिए। तो मेरे यहाँ ये है कि मैंने जेलों में जो अच्छे आदमी नहीं थे उनको, मैंने लोगों को ये था कि इन्हें कोई नहीं ला सकता, मैंने सारे हिला दिए, सबको भेज दिए, किसी को हेड ऑफिस में, किसी को छोटी जेल में, किसी को पलवल की जेल में, जहाँ कोई नहीं जाना चाहता। अच्छे थे जिन्होंने कहा हमने सिफारिश नहीं की, उन्हें बढ़िया जेल दे दी। अच्छा, मैं जानना चाह रही हूँ क्योंकि जब आप मंत्री हैं तो बिजली महकमा भी आपके पास है, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो दूसरी तरफ के जो प्रेशर होते हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में उतनी नहीं होती, किसी के कॉमर्शियल इंटरेस्ट होते हैं, दलाली बीच में इन्वॉल्व होती है, चाहे जेल हो चाहे बिजली महकमा हो, चोरी होती है, अंडर टेबल जो होती है, घूसखोरी जो हमारे सिस्टम में, भ्रष्टाचार को आप भी नहीं मना कर सकते, मैं भी नहीं, सब लोग जानते हैं। इन सब से लड़ना बतौर मंत्री कितना मुश्किल होता है, मैं वो अब मैं आपसे वही बता रहा हूँ। मैंने जेल मंत्रालय में ट्रांसफ़र करे, 1.5 साल हो गया। जब मैंने सारी लिस्ट फाइनल कर ली, मैं होम सेक्रेटरी और मेरे DGP से बैठ के करा के एक अच्छी लिस्ट बनाऊं जिसमें हमें किसी से कोई, मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है, मुझे केवल मेरिट से बनाना है। हमने लिस्ट बना ली। मैं होम सेक्रेटरी DGP को लेके CM साहब पे चला गया। मैं कहने लगा सर हमने एक लिस्ट बना ली और तीनों ने देख के बेस्ट लॉट सेलेक्ट करा है और इनको कहते हैं मैं एग्री करता हूँ। उन्होंने तुरंत उस लिस्ट को, मैं कहने लगा जी अब मेरी एक्शन है, कल आप पे मिनिस्टर्स MLAs का दबाव होगा, ये कैंसिल कर दो। अब जो आप कैंसिल करना, आप चीफ मिनिस्टर सारे कैंसिल कर दो, किसी को रख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं उसी से कंप्रोमाइज़ करूँगा। पर अब अगर मैं 1 साल तक बदलूंगा नहीं, मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ। और मैडम आप विश्वास नहीं करेंगे, आप चेक कर लो, 1.5 साल में एक भी सुप्रीटेंडेंट नहीं बदला, जो है वही है। इसी से मैसेज हो गया कि ये सुनेगा नहीं। सख्त मंत्री हैं, 3 साल अभी आपके पास हैं। बतौर मंत्री जनता के लिए कोई बड़ा तोहफा आपके पास है देने के लिए अगले 3 सालों में? कोई ऐसा रोड मैप, कोई ऐसा विजन जिसको वाकई लगे जनता को कि हाँ हमारे मंत्री जी ने हमारे लिए ये किया? देखिए मैडम, ऐसा है, आप इतने बड़े प्रदेश में 1 को दे सकते हैं, 2 को दे सकते हैं, 100 को दे सकते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को दे सकते हैं। हो सकता है वो तोहफा। सुनो, सबसे बढ़िया एक ही तोहफा है कि आप परफॉर्मेंस बढ़िया दें जी, उसी में सब कुछ आ जाता है। मैं आपको ये मेरे कहने अच्छा नहीं लगेगा, मैं 1 नंबर परफॉर्मेंस करके दूंगा। ये देखेंगे कि वाकई रणजीत सिंह परफॉर्म कर रहा है और इसी में मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और बाकी तोहफे तो देखो, मैं सच्ची बात बताऊं, चीफ मिनिस्टर साहब ही देंगे, कैबिनेट के फैसले होते हैं। इंडिविजुअली मैं मेरे महकमे में कुछ छोटी मोटी चीज़ कर सकता हूँ, बट वो भी विद प्रायर परमिशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, कर नहीं सकते। हमें एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, हाउस है, जिम्मेदारियाँ हैं। चीफ मिनिस्टर साहब भी कोई फैसला करेंगे ना, हमें किसी को एक्सटेंशन भी देनी पड़ेगी तो भी CM साहब जो है उसे भी कैबिनेट से अप्रूवल लेनी पड़ती है। बिल्कुल, देखिए तमाम हमारे सवालों के जवाब मंत्री जी ने हमारे साथ बड़े बेबाकी के साथ दिए। ये हालांकि जनता तय करेगी कि वो मंत्री जी के सवालों के जवाबों से कितनी खुश है और कितनी नहीं, लेकिन हमारे जितने सवाल थे उन सब के बड़े ही खुले मन से और खुले दिल से उन्होंने जवाब दिए। उसके लिए हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से हरियाणा की राजनीति में हरियाणा की जनता के लिए काम करते रहें। नमस्कार। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।